थे ये यहीं के थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है, लेकिन इनका ना तो यहाँ का कल्चर अपनाया था, ना इनकी कोई बोली, ना कुछ, इन्होंने कुछ भी नहीं अपनाया था अपना। हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है आपका हिंदू की असली पहचान क्या है, भारत को माता क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है और उसके बाद में फिर डिस्कस करते हैं। और बीच बीच में मैं बातें करती रहती हूँ, मतलब रिव्यू करती रहती हूँ, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के शो में हमें ज्वाइन किया अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सी किताबें भी लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। सर थैंक यू सो मच हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा अच्छा लगता है आपके शो पे आके। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप शाला जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज के टॉपिक में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और फिर इसके ऊपर इन्वेडर्स की बुरी नजर पड़ी और उन्होंने भारत का रुख किया, और उसके बाद मुगलों ने भी कई सौ साल तक हुकूमत की। फिर आगाज होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का 16वीं सेंचुरी में, और उसके बाद फिर इंडिया को जिस तरह से टुकड़ों में बांटते चले गए, और फिर एक वक्त आया 1947 जबकि भारत आजाद हो गया। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी कि एक वक्त था कि जब भारत की हिस्ट्री के अंदर मुगल्स को लिखा जाता था, बहुत से गार्डन, बहुत से रोड ऐसे थे जो मुगलों के नाम पर बनाए गए थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता भारत के सिलेबस से मुगल का जो एक टॉपिक था या उनकी उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री थी, सर थी, वो एलिमिनेट होती चली जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया आपने। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये शाला जी, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है भारत के इतिहास का, ये टॉपिक है भारत की आइडेंटिटी का, भारत की पहचान का। ये टॉपिक है भारत के संविधान का, कि भारत है क्या, भारत बना कब, भारत किसने बनाया। देखिए, भारत में कई बाहरी लोग आकर के रहे हैं। जो भारत के नेटिव हैं उनको छोड़ दे तो वो कई बाहरी लोग भी हैं। मैं, अगर आप मुझसे पूछे कि सर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भारत के नेटिव कौन है और भारत के बाहरी कौन है, तो मैं इसको ऐसे डिटरमाइन करता हूं कि भारत में बोली जाने वाली हर वो भाषा जिसका जो वर्ड लेटर है, यदि क ख ग घ है, तो वो भारत की लोकल रहने वाले हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। भारत में लोग अपनी भाषाओं को लेकर के पहचाने जाते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, यदि उनका जो जो लेटर है वो ए बी सी डी या अलिफ बे ते से ना होकर के क ख ग घ है, तो वो सारे भारतीय हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले। जैसे तमिल है, वो भी भारतीय है, उसमें भी क ख ग घ है। कुछ एक सिलेबस, कुछ एक वर्ड कम ज्यादा हो सकते हैं, वो अलग बात है। तेलुगु क ख ग घ, कन्नड़ क ख ग घ, बंगाली क ख ग घ, भोजपुरी क ख ग घ, हिंदी क ख ग घ, उड़िया क ख ग घ, पंजाबी क ख ग घ, यू नेम इट। तेलंगाना तेलुगु क ख ग घ, मलयालम क ख ग घ, यू नेम इट। तो ये सारे जो भी अपने लैंग्वेज को में क ख ग घ का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे भारतीय हैं। ठीक है। भारत में बाहर से भी एक कम्युनिटी आई और अच्छे से रह रही है। उनमें पारसियों को आप देख लें। पारसी जो आए बाहर से, वो आज भारत की समृद्धि का पार्ट है, वो हमारा पार्ट है। आप जैसे देख लें, टाटा जो हैं, टाटा जो ग्रुप है, उनके मालिक हैं, वो टेक्निकली इंडियन नहीं है, क्योंकि उनका जो नेटिव लैंड है वो ईरान है, पारस। वो फारस से आए थे जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए, वहां से भाग के जो बचे, कुछ इंडिया में आए, कुछ और कहीं चले गए। तो इंडिया ने उनको खत्म नहीं कर दिया। इंडिया ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम अभी के अभी ये हिंदुइज्म अपना लो और अपना ये सब छोड़ दो। आपको आज भी जानकारी होगी कि जब जहाँ वो रहते हैं, इंडियन ने उनको ये भी दिया कि आसपास कोई मंदिर नहीं खुलेगी कि और ना कोई इंडियन जाएगा, क्योंकि वो अग्नि की पूजा करने वाले लोग हैं। अवेस्ता उनकी किताब का नाम है। तो उनको वो सारी जो रिलीजियस उनके वो किए जाते हैं, जो उनके अकीदे हैं, उनको फ्री करने, उनको उनको फॉलो करने दिया गया। उनसे ये नहीं कहा गया गलत है, इसको हमसे हमने जा जाओ। यहूदियों को देखें। तो मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगी, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आए हैं, पारसीज आए हैं, यहूदी आए हैं, पोलैंड से भी आए थे जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो वहाँ के लोग यहाँ पर आए थे शरण लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत आए हैं, यहाँ पे मतलब
देश वर्ल्ड के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं, लेकिन हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि वो कन्वर्ट हो जाएं, पहले वो हिंदू बन जाएं उसके बाद वो यहाँ रहेंगे। कभी हमारी ये विचारधारा नहीं थी, क्योंकि हम शुरू से ही हमारे डीएनए में ही सेकुलरिज्म है। अगर आप ये कहोगे ना कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है कि आपके डीएनए में ही सेकुलर है, क्योंकि जो पहले जो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था उस वक्त हमने इनको शरण दी थी। यहाँ तक कि बताते हैं कि जैसे जब वहाँ से आए थे, अरब से भी आए थे लोग, क्योंकि वो अटैक कर दिया था, वो चंगेज़ खान था कौन था, बहुत ही ज़्यादा वो कर दिए थे, तो वहाँ से मुस्लिम भाग के भी आए थे। तो हमने उनसे ये नहीं बोला था कि आप यहाँ पे हिंदू बन जाइए, और जबकि उस टाइम पे हिंदू राष्ट्र था, मतलब हिंदू ही वो पूरा वो था, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि जो माइनॉरिटी होती, जो कम लोग आते थे, हम उनको पूरी रिस्पेक्ट करते थे। उनके लिए मस्जिद बना के देना, जब वो आए थे केरला में मस्जिद बना के दी थी, आज भी होगी वो। और ये जो पारसीज हैं, ठीक है, इनकी हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। और टाटा, ये जो है रतन टाटा, इनकी तो हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। पूरा इंडियन सभी कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और इन्होंने काम भी ऐसे किए हैं। हमारे में क्या है कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, देशभक्ति है, तो आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। रतन टाटा, ये अलग हैं, पारसीज हैं, लेकिन हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये नहीं है कि मान लो वो ये हमारे रिलीजन से अलग है, इसलिए ये चाहे कितना भी इसके अंदर टैलेंट है, हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसी वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और इसी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। वो क्या करते हैं कि वो टैलेंट को हायर करती हैं, इंडिया से इतना टैलेंट जाता है और अपने देश का वो फ़ायदा उठा रहे हैं वो, और उनको नाम भी देते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ से जो लोग जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, खूब रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो, उनके लोगों में भी इतना ज़्यादा कोई टैलेंट नहीं है कि वो अपने देश को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये है, आगे देखते हैं। यहूदियों को दुनिया ने मार के भगाया, यहूदी हमारे यहाँ है, तुमसे यही नहीं कहा गया कि हिंदू बन जाओ, और बल्कि यहूदियों से तो अगर लोग कहते हैं कि इंडियंस को नफरत है किसी कम्युनिटी से, तो सबसे ज्यादा यहूदियों से होनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया को ये पाठ पढ़ाने वाले कि मोनोथीज्म खाली एक सच्चाई है और पॉलीथीज्म एक गंदा काम है, ये यहूदी हैं। ये इनको ये पहली बार बताया गया। आप 10 कमांडमेंट्स पढ़ लें, उसमें ये कहा गया कि भाई यहूदियों को कि भाई एक गॉड है, एक के अलावा कोई गॉड नहीं है। उसी का जो अरबिक वर्ड है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बेसिकली 10 कमांडमेंट का पहला दो कमांडमेंट है, दैट यू शैल नॉट वर्शिप एनी, आई एम दाई लॉर्ड, आई एम द लॉर्ड, मेरे अलावा किसी को नहीं करना। ये 10 कमांडमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो मुगल से क्यों इतनी परेशानी? मुगल भारत में आए, वो नोमैडिक लोग थे। मैं कजाकिस्तान में रहता हूँ, उसी के बगल में उज्बेकिस्तान है, उसी के बगल में किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये जो पूरा स्थान वाला इलाका है, ये तुर्क ट्राइब के लोग हैं, और इनमें कई सब ट्राइब्स हैं। जैसे आप देख ले, अरब है, अरब में कई ट्राइब्स है ना, जैसे कुरैश है, अंसार है, कई तरह के जो ट्राइब्स है, उसी तरीके से हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे एक तुर्क ट्राइब है या तुर्क कम्युनिटी है, उसके अंदर अलग अलग सब डिवीजन है। कजाक हो गए, उज्बेक हो गए, तुर्कमेनिस्तानी हो गए, ये सारे तुर्क हैं। और उगवेर हो गए। ऐसे ही आपको एक तुर्क मिलते हैं जो यूरोप में, तुर्की करके कंट्री है, वो यूरोपियन नहीं है। वो लोग इसी जगह से गए थे, वहां पे उन्होंने सल्तनत उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर को बसाया था, और उसको वो ओटोमन एम्पायर के नाम से वहां रूल किया। जब वो हार गए, जब वो टूट गया 1919 में, खत्म हो गया ओटोमन एम्पायर, तो जो उसका रेमिनेंट बचा, उसको वो तुर्की के नाम से जानते हैं। आप बेसिकली वो एशियन है, वो यूरोपियन लोग नहीं है, इसीलिए उनको आज तक ईयू का पार्ट नहीं बनाया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो नेटो का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट टर्की इज अ यूरोपियन कंट्री। ये सोचने की बात है ना, ईयू ने आज तक उनको अपना पार्ट नहीं माना, बिकॉज दे आर नॉट यूरोपियन, दे आर फ्रॉम हियर। मुगल का क्या है? मुगलों की सच्चाई ये है कि मुगलों ने, यही जो नोमैड लोग हैं, ये एक जगह टिकते नहीं थे, यही इनकी पहचान है। ये आज भी यही कहते हैं। अब इनको धीरे धीरे रशियंस ने सेटल करवाया, उनकी नेचर को तब्दील किया, लेकिन इनकी नोमैडिक नेचर में आक्रमण करना, मारना पीटना इनका काम था। कुछ समय जब पर्शिया से इनके कांटेक्ट थे, पर्शिया से इस्लाम आया, इस्लाम के कुछ राजाओं से लड़ाई हुई, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर जब उनको इस्लाम का मैसेज मिला, तो इस्लाम के नाम पे ये दुनिया भर में आने लगे, इस्लाम के नाम पे भी और लूटने के नाम पे भी। तो जब ये इंडिया में आए, तो इन्होंने कोई बात नहीं, आ गए, इन्होंने अटैक करा, लूटा पीटा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब इनको सत्ता मिल गई, कुछ पूरे हिंदुस्तान में कभी भी नहीं रहे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में इनका शासन रहा। उन्होंने क्या किया कि लोकल फैब्रिक और पूजा पद्धति को तबाह करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के जो 3 आस्था के सबसे बड़े केंद्र थे,
उसको तोड़ा इन्होंने, काशी विश्वनाथ को तोड़ा इन्होंने, मथुरा को तोड़ा इन्होंने, राम मंदिर को तोड़ा इन्होंने, तोड़ करके उस पे सिर्फ तोड़ा ही नहीं, वहां पे मस्जिद भी कायम कर। तो जब आप किसी कम्युनिटी की पूरी बिकॉज ये सब इंसानों की क्रिएशन है, तो इंसान अपने अपने सिस्टम के हिसाब से अपना एक मैनिफेस्टेशन बनाता है। आपने जब ये करना शुरू किया तो फिर लोग खड़े हो गए, और मुश्किल से 150 साल के अंदर में हिंदू हिंदू राजा थे, उनका नाम छत्रपति शिवाजी था, उन्होंने हिंदवी साम्राज्य के नाम पे मुगलों से लड़ाई लड़ा और उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया भारत से, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो मुगल आइडेंटिटी की जो आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई करने की बात थी, वो की गई 1950 के बाद, भारत की आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की गई। हमें यह बताया गया कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशनली यूनाइट किया है मुगलों ने, कॉन्क्वेस्ट के नाम पे। भारत की पूरी यदि आप, जो हमारे स्कॉलर्स ने लिखा, ऋषि मुनियों ने जो किताबें लिखी, कॉन्क्वेस्ट को कभी भी लेजिटिमेट सोर्स ऑफ पावर नहीं माना गया, लेजिटिमेट सोर्स ऑफ गवर्नेंस नहीं माना गया, कभी नहीं माना गया, ठीक है। आप आज देख लें, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसको यूएन चार्टर ने, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को बनाने वाले डॉक्यूमेंट का नाम है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 आप पढ़ लें, वो कहता है कि नो स्टेट शैल यूज फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ एनी कंट्री। यानी कॉन्क्वेस्ट से यदि आप कोई टेरिटरी जीतते हैं यूज ऑफ फोर्स करके, वो इलीगल है, और यही हमारे यहाँ सैकड़ों साल से कहा गया। अगर कॉन्क्वेस्ट से जीती गई टेरिटरी इलीगल आज है, तो कॉन्क्वेस्ट से जीती गई टेरिटरी इलीगल तब भी थी, क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी का बांध बना दिया था कि यहां से यहां तक भारत का लैंड है, ठीक है ना। आप अगर विष्णु पुराण पढ़ें और कई और डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो आपको ये मिल जाती है, भारत की ज्योग्राफिकल डेफिनेशन मिल जाती है। देखिए, भारत का ज्योग्राफिकल डेफिनेशन अलग है और भारत का जो फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है वो अलग है। जैसे आप अरब को देख लें, अरब में रहने वाला कोई जरूरी नहीं कि हर अरबी मुसलमान हो। अरब में अरबी बहाई भी रहते हैं, अरबी जूस भी रहते हैं, अरबी मुसलमान भी रहते हैं। मैं गया हुआ हूँ, अरबों से मिला हुआ हूँ मैं। उसी तरीके से भारत तो सिर्फ भारत के लैंड में रहता है, लेकिन भारतीयता यानी कि इनकी जो फिलॉसफी और जो वैदिक लाइफस्टाइल या बौद्धिस्ट लाइफस्टाइल थी, वो आपको भारत के बाहर भी मिल जाएगी। जैसे आप देख लें, थाईलैंड में देख लें, इंडोनेशिया में देख लें, कंबोडिया में देख लें, लाओस में देख लें, म्यांमार में देख लें, मंगोलिया में देख लें, चाइना में देख लें, भारत ने अपनी आइडियोलॉजी का पूरा विस्तार किया, ठीक है। सो हमने कभी भी पॉलिटिकल फोर्स यानी यूज ऑफ फोर्स, ताकत के दम पे आधार की गई जमीन की सत्ता को लीगल नहीं माना। तो हमारे यहाँ पे जो जो रोकना चाहूंगी, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, एक एक पॉइंट बिल्कुल सही बता रहे हैं और इनको काफ़ी नॉलेज है इनको। और जैसे इन्होंने बताया कि जो भारत की जो मतलब चारों तरफ फैला हुआ है, वैसे एक्चुअल में जो अपना है वो इतना ही है जितना आपका भौगोलिक रूप से है, लेकिन जो यहाँ की जो संस्कृति थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, चाइना में फैली हुई थी, म्यांमार में, थाईलैंड में, क्योंकि हमारा बहुत ही रिच कल्चर था, ठीक है। वो गौरवमय इतिहास रहा है हमारा, और लोग, ऐसा नहीं था कि हमें किसी के ऊपर आक्रमण करने की जरूरत होती थी, हमें किसी के ऊपर आक्रमण करने की, लोग हमारी संस्कृति से इतने प्रभावित हो जाते थे कि वो खुद से ही अपने आप को हमसे कनेक्ट करना शुरू कर देते थे, ठीक है। अब जैसे अब हमें ये जैसे जब 1947 के बाद में ये इसमें जो हमारी जो बुक्स थी, टेक्स्ट बुक थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए। मतलब चेंज किया गया कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो चली आ रही थी वही चल रही थी। उसमें क्या है कि जो मुगल थे उनको ग्लोरीफाई किया गया था, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए थे, जो नेता वगैरह थे, जैसे कि हमारे जो कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री ही एक मुसलमान थे, जिन्होंने कि अरेबिक से ही सारा कुछ पढ़ाई की थी। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा अरेबिक से पढ़ेगा, अरेबिया से, वहाँ से, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को ग्लोरीफाई करेगा। उनको तो इंडिया की कुछ पता ही नहीं है, उनको इंडिया के बारे में क्या पता है, कुछ नहीं। तो उन्होंने मुगलों को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, और जो हमारे जो शास्त्र थे, हमारे जो जितने भी जो पुरानी हजारों साल पुरानी वेद वगैरह, सब चीज़ को साइड कर दिया, कुछ भी नहीं उसमें बुक्स में ऐड किया गया, ठीक है। वो तो अब नेट आ गया है तो लोग, क्योंकि भूलते थोड़ी ना है, भले ही उन्होंने इस चीज़ को ऐड कर दिया, लेकिन जो हमारे जो दादाजी हैं, जो हमारे जो बड़े हैं, वो तो इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते रहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, कि जी ऐसे हुआ करता था, हमारे उसमें ऐसे था। वो अपने बच्चों को बताते रहते हैं, नेता भले ही चाहे कुछ भी बुक्स छाप दें, ठीक है, लेकिन वो अलग चलता रहता है, ठीक है। तो अब नेट की वजह से ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं लोगों को, पता तो पहले भी थी लेकिन अब सामने आ रही हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकार आए, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया।
हमने कॉन्क्वेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन भारत में कभी भी नहीं बनाया। भारत की भूमि का निर्माण कॉन्क्वेस्ट से नहीं किया गया। ये नहीं था कि कोई और लोग राज करते थे और यहाँ पे लड़ाइयां हुई, पर वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जैसे राम और रावण की लड़ाई ये थी कि आपने मेरी इकलौती पत्नी को ले लिया, अब मैं आपसे अपनी पत्नी छुड़ाने जा रहा हूँ। कृष्ण और महाभारत की लड़ाई क्या हुई कि भाइयों ने आपस में उसको उसका अधिकार नहीं दिया, तो चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई हुआ है, हिंसा हुई है। मगर टेरिटोरी को जीतने के लिए कि किसी और की टेरिटरी थी और वो हमने ले ली और उसके बाद वहां के लोगों के जीवन को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी लाइफस्टाइल को खत्म कर दिया, ये कभी नहीं किया गया। तो भारत इस मानसिकता से था। भारत ये हमेशा तो जानता था कि ये जो भूमि है, ये भूखंड जो है, इसको भारत कहते हैं, इसके बाहर का भाग अलग है, हम उसको भारत नहीं कहते। तो इस पे जिसने आ करके, आने का सबका स्वागत था, लेकिन जिसने आके हमारी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की, हमारी, आप देख लें उनके हिस्टोरियंस को देख लें, आपको आप वो किताबुल अल हिंद बाय इब्न अल बरूनी पढ़ लें, आप पढ़ लें वो फतवाए आलमगीर पढ़ लें, अकबरनामा पढ़ लें, बाबर, वो सब लिख रहे हैं कि हमने यहाँ पे मारा लोगों को, उनकी पूजा पद्धति के लिए, उनके बिलीफ के लिए मारा, उनकी हत्या की। तो उसके बाद आप ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी उनको अपना राजा मान ले, हिटलर को अपना अपना ये फ्रेंच जो है या जो चेकोस्लोवाकियन है, ये क्या अपना वो आदर्श लीडर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने हमारी आस्थाओं पे चोट किया, और जब आस्था पे चोट हुई, यही सच है। देखिए, जब उन्होंने अपनी सारी बुक्स में ये लिख रखा है कि भाई हमने हिंदुओं को, हमने इतने अत्याचार किए हैं, हमने इतना मारा है, हमने उनके मतलब जो वो कर सकते थे, जितनी क्रूरता कर सकते थे उन्होंने क्रूरता की है। अब इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम ये कहें कि वो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, जिनको हम फॉलो करने वाले हैं, तो वो तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, पाकिस्तान ने किया है, अच्छी बात है, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने पूर्वजों को बुला के उन्होंने गौरी गजनवी इनको फॉलो किया है, वो उनकी प्रॉब्लम है, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था, बट किया है। ठीक है, बट हम इस तरीके के लोगों को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मिडिल ईस्ट में हुआ आपका क्रूसेड, क्रिश्चियनों और मुसलमानों के बीच में, यहाँ भी क्रूसेड हुआ, हालांकि उसको बताया नहीं गया। हिंदवी राज की समाज, जब महाराजा छत्रपति शिवाजी जो थे और उसके बाद राजपूताना, उसको देख ले, उन्होंने अपनी लड़ाइयां लड़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो फिर धीरे, क्योंकि जब बाहर से आए, तो क्योंकि इंडिया में अपना पराये के उतना भावना नहीं है, वो सारे, जैसे हम तो आज भी कहते हैं, आप प्रॉफिट को मानना चाहते हैं मानिए, हम भी मानेंगे, लेकिन फिर आप ये कहेंगे जैसे हम आपका मान लेंगे ना, आप कहेंगे अपने वाले को गाली दो, यहाँ दिक्कत आ जाती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉफिट है, एक अल्लाह है, हम उसको अपना प्रॉफिट, अपना अल्लाह मानने को तैयार है, लेकिन फिर हमें राम को भी अपना गॉड मानना ही, हम रहेंगे राम के ही वंशज। और आप अरबों में देख लें, आपको मुसलमान बना दिया अरबों ने, अरब बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, वो आपको अरब नहीं बनाएंगे, वो आपको मुसलमान बना देते हैं, पर अरबी कभी नहीं बनाते। आप उनके यहाँ जाके काम कर लीजिए, सिटीजनशिप लेके दिखा दीजिए, नहीं लेते। यूएई में अरबों से ज्यादा नॉन अरब रहते हैं, किसी को सिटीजनशिप नहीं देते, सवाल नहीं है, वो अरबी नहीं बनाने देंगे। हम तो कहते हैं इंडियन बने आप, हम तो आपको इंडियन कह रहे हैं, आपका धर्म कुछ भी हो, हम तो कह रहे हैं धर्म तो आपका कुछ हो, आप इस्लाम मान लें, क्रिश्चियनिटी मान लें, आप कुछ ना माने, मेरी तरह हो जाए कि कुछ है ही नहीं, सब इंडियन है, सब इंडियन है, राइट। यही तो है बात एक्चुअल में। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अरब वो पूरे वर्ल्ड में वो अपना मुस्लिम धर्म फैला रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो उनको उनको अरब की सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं? वो नहीं देते हैं, वो नहीं बोलते कि आप अरबी हो, आप मुसलमान हो, लेकिन आप अरबी नहीं हो। ठीक है, जबकि अगर इंडिया में आते हैं तो आप इंडियन हो, आप चाहे कोई भी धर्म मानते हो, लेकिन आप वैसे भी आप हो भी इंडियन। ठीक है, क्योंकि आप भले ही 70-75 साल पहले अलग हो गए हो, लेकिन आपका जो जैसे पश्तून है, जो इनका है, इनका अरबी बुक जो टेक्स्ट बुक है, इनमें किसी में भी कहीं भी कोई नाम नहीं आता है पश्तूनों का। ठीक है किसी भी तरीके की कोई बुक है, हदीस है, किसी में भी कुछ नहीं आता है, लेकिन ऋग्वेद में इनका नाम आता है। ठीक है, पश्तून है, जितने भी यहाँ के जो भी, क्योंकि भारत काफ़ी बड़ा था, तो जितने भी यहाँ के जो भी रहते थे, जो भी यहाँ पे थे, सभी का उनमें पश्तूनों का भी नाम आते। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्तून भी क्या थे, इंडिया का पार्ट थे। ये भी वही थे जो मतलब अभी मुसलमान बन चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हिंदू ही थे। में ये चीज नहीं है। अब आइए, तो आप ये मुगलों को क्यों हटाया जा रहा है? पॉइंट ये है कि मैं नहीं मानता कि पॉलिटिकल यूज ऑफ फोर्स, वायलेंस के नाम से की गई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी कभी भी लेजिटिमेट हो सकती है।
नहीं हो सकती। आप ये कह सकती हैं कि उस समय लोग करते थे, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक करके अपने राज्य का विस्तार किया करता था। ठीक है, किया करता था, लेकिन हिंदुस्तान में कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्या आप कहेंगे कि हिंदुस्तान के राजाओं ने भी आपस में युद्ध लड़ा? यहाँ पे भी युद्ध लड़े आपस में, मगर उस युद्ध का रीजन सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं होता था, या किसी के लाइफस्टाइल को खत्म करना नहीं होता था, किसी के पूजा पद्धति को खत्म करने का नहीं होता था। तो इसलिए यहाँ पे और खासकर अगर मान लीजिए अपने ही घर के दो लोग लड़ रहे हैं तो भी बात अलग है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी शुरू से डिफाइंड हो रखी थी कि ये भाग भारत है। विष्णु पुराण में आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। आप भारत की डेफिनेशन की बात करें तो भारत की ज्योग्राफिकल डेफिनेशन की बात करूं मैं, एंथ्रोपोलॉजिकल या ह्यूमन डेफिनेशन की नहीं। मैं आपको दो डेफिनेशन तो अभी दे देता हूं जो हमारे पुरखों ने आज से 3,000 साढ़े 4,000 साल पहले लिख दिया था। और ये सोचिए कि ये ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि जब उन्होंने लिखा ये तभी से उसकी गणना हुई, क्योंकि ये आइडिया पहले से रहा होगा। क्योंकि उतनी बड़ी भूमि का ये कॉग्निजेंस होना कि ये पूरा मेरा घर है, ये एक दिन में नहीं आया होगा किसी ऑथर को, ये सदियों से उनको ट्रांसफर किया गया होगा। तो यदि विष्णु पुराण का डेट मान लें आप 4,000 3,000 पुराना भी है, लेकिन ये नॉलेज की ये भूभाग है, ये उसका भी दुगना तिगुना साल पुराना होगा। किसी को लिखना आया, उसने फिर वो बात समझी और उसने उस बात को लिखित रूप में लिखा। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। भारत की डेफिनेशन देखिए, एक डेफिनेशन है, ऋषभो मरुदेवाश्च ऋषभात भवेत भरताद भारतम वर्षम भरतात सुमति स्वभूत भूत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरुदेवी। ऋषभ जन्म के बहुत बड़े महाराजा वो मतलब गुरु हैं। तो ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरुदेवी, भरत वॉज बॉर्न टू ऋषभ, और भारतवर्ष उन्हीं के नाम पे है। वर्ष का मतलब होता है कंट्री। भारतवर्ष अरोज फ्रॉम भरत, यानी कि ऋषभ और मरु देवी के पुत्र के नाम पे भारत आज का जो भारत है उसका नाम भारत पड़ा। इसके पहले इसका नाम आर्यव्रत हुआ करता था, इसके बहुत से नाम थे, लेकिन पॉलिटिकल नाम भारत जो आज हम जानते हैं ये ऋषभ और मरु देवी की संतान है। तो यहाँ का संतान एडम और ईव का संतान अगर कोई कहता है कि मैं भारतीय हूँ, तो ये मानना पड़ेगा कि उसके जो पूर्वज हैं वो ऋषभ और मरु देवी है, एडम और हवा नहीं हो सकते थे। आदम और हवा उस सेंस में नहीं, वो इंसानों के वो हो सकते हैं। वो आप कहें कि मैं इंसान हूं तो मैं आदम और हवा से रिलेटेड हूं, लेकिन अगर आपने कहा मैं भारतीय हूं, तो क्योंकि आदम और हवा से तो इजरायली भी निकले, नॉर्थ अमेरिकन भी निकले, सब निकले। हालांकि मैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे ज्यादा मानता हूं, मैं ये क्रिएशन थ्योरी को नहीं मानता। तो इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि हम भारतीय हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज जो थे, क्योंकि आप भारत एक पॉलिटिकल नाम है, सोशियो कल्चरल नाम है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल नाम नहीं है। आपको अपना बाप और अपना पूर्वज आप ऋषभ और मरु देवी को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के बेटे भरत के नाम पे आज को हम भारत कहते हैं। पहले इसको नाम आर्यवर्ते जम्बू द्वीप बहुत नाम से जाना जाता था, क्योंकि देखिए ये आज भी द्वीप है ना, पेनिनसुला है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ये सब आपको कम से कम 4,000 साल पुरानी संस्कृत में हमारे पूर्वजों ने लिख के दिया है हमें। ततश्च भारतम वर्ष में तल्लोकेशु गीयते भरताय यतः पुत्रा दतम प्रतावनम। The country is known as Bharatvarsh since the time the father entrusted the kingdom of son Bharat and he himself went to the forest, यानी वही ऋषभ महाराज। उसके बाद सुनिए, और ये तब तो चलिए कह लीजिए कि इंसान के नाम का डेफिनेशन है। अब ज्योग्राफिकल डेफिनेशन सुनिए, उसकी प्रिसीजन देखिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharat. For there dwelt the descendants of Bharat. सोचिए इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन कि पेनिनसुलर रीजन के नॉर्थ में और हिमालय के दक्षिण वाले भाग को भारत कहते हैं। कितनी प्रिसीजन देखिए। और ये ऐसा नहीं है कि लिखा इस दिन से, एक आदमी बैठा वो विष्णु पुराण लिख रहा था, उसने लिख दिया उस दिन से भारत बना। उसको ये बहुत पहले से उसको ये ज्ञान देते आ रहे होंगे लोग कि भारत इस वाले इलाके में है। वो लिखा उस दिन भले, आप समझिए ना। जैसे मैंने 40 साल की उम्र में किताब लिखी, तो वो ऐसा बात नहीं है कि वो वहीं से शुरू होगा। हमें धीरे धीरे नॉलेज आ रहा होगा, आप समझिए। और इतनी प्रिसाइज नॉलेज का मतलब है कि ये हजारों साल पहले, 15-20,000 25,000 साल पहले की ये कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि जानने वाले थे हमारे यहाँ, लोगों को पता था कि ये भारत है, इसके अंदर भारत। अब आप बताइए, ये जो शाहजहां हैं, अकबर हैं, ये अपने आप को क्या वो मरु देवी की और ऋषभ की संतान मानते हैं?
ये अपना नहीं नहीं मानते भाई, मानते। अपने आप को खुबलई खान, चंगेज खान, मंगोलियन की औलाद मानते हैं ना। ये हम किसी क्योंकि कहते हैं भारतीय। जरा आ करके कजाक में या उज्बेकिस्तान में किसी से पूछ लें, बिकॉज भाई ये पूरे बाबर का जो फैमिली वंशज है, ये तो यहीं से आए हुए हैं ना, उज्बेकिस्तान के समरकंद से आए हुए हैं ना। हम्म, इनसे जरा पूछ लें हम्म, कि क्या ये ऋषभ को और मरु देवी को अपना माँ बाप मानते थे, ये उनके वंशज थे। और अगर उनके वंशज नहीं है तो भारतीय कैसे हो गए? अब मैं यहाँ कजाकिस्तान में आऊँ, कजाकिस्तान के लोग मान लेंगे क्या? ये नहीं मानेंगे मुझे कभी भी अपना, ये हमेशा कहेंगे तुम बाहर के हो। और देख लीजिए, ये कंट्री दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंट्री है, समझ रही हैं आप ये? और इनकी हम्म, पॉपुलेशन 1 लाख है, ये अपने अलावा किसी को घुसने ही नहीं देते। ये नहीं घुसने देते हैं किसी नहीं को। कुछ आप चाहे आप बोले पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान ले लो भैया, 20 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं, जगह छोटी सी है, यहाँ ले आओ, ये सब मुसलमान है, एक को वीजा नहीं देंगे, ये सवाल ही नहीं उठता। अगर इतना ही अपनत्व था तो दोनों तरफ का अपनत्व होना चाहिए ना भाई। फिर तो भारतीय वहां पे उज्बेकिस्तान में भी तो जाके बसे। अगर वो भारतीय हैं तो भाई, अगर उन्होंने अपना मान लिया तो फिर ननिहाल का घर भी तो मेरा घर हुआ ना। ये एक ही तरफा चलेगा सही क्या? है। तो देखिए, ये जो रीजन था, आप मेरे घर, मैं आपके घर आऊं और इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जैसे अब ये कहते हैं कि ये तो भारतीय थे, मुगल जो यहाँ पर आए थे, इन्होंने, लेकिन इन्होंने यहाँ के कल्चर को नहीं अपनाया था, बल्कि यहाँ अपने कल्चर को यहाँ पे थोपा था और यहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ दिया था, लोगों को मार दिया था। सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित किया था वो सब पंडितों को किया था, क्योंकि वही इस धर्म को लेकर चल रहे थे और पूरी भार इन्हीं के ऊपर था, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं को टारगेट किया गया था। अगर जैसे कि आप मुसलमानों में अगर हम मौलानाओं को टारगेट करें, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सारे पंडितों को टारगेट किया गया था, ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा मतलब इनकी वो रहती है। तो फिर इसमें अब वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये मुगल जो थे ये यहीं के थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है, लेकिन इनका ना तो यहाँ का कल्चर अपनाया था, ना इनकी कोई बोली, ना कुछ, इन्होंने कुछ भी नहीं अपनाया था अपना, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे कजाकिस्तान है, ये जितने भी स्थान हैं ये, अब मान लो वो यहाँ के थे तो फिर यहाँ के लोगों को भी तो वहाँ की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं। मुस्लिम कंट्री में आप अगर जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी वो सिटीजनशिप, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप अरब चले जाइए, अब अरब क्या करता है, अरब लोगों को मुसलमान तो बना रहे हैं, लेकिन वो उनको अरब क्यों नहीं बुलाते हैं, अरब उनको अरब नाम भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये एक दोगलापन रहता है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। वो वहाँ से गेम खेल रहे हैं, वो राजा महाराजा हैं और सब वो हैं, मतलब जो उनके अंडर वैसे काम करते हैं। तो ये चीज़ लोगों को समझने वाली है ये। घर आऊं और मान लीजिए मैं अपने आप को कहूं कि मैं कजाक हो गया, क्योंकि मैं कजाक में आगे किसी लड़की से शादी कर लूं कजाकिस्तान की, उसके बाद मैं इनको कहूं कि मैं तुम्हारा मस्जिद तोड़ूंगा और लोकल भाषा पे मैंने पाबंदी लगा दी। अब मैं कहूं कि मेरी जो संस्कृत है वो बोली जाएगी, कजाक नहीं बोली जाएगी, तो मैं कजाकिस्तान का बन जाऊं इसलिए कि खाली मैं यहाँ आके रह गया और मैंने यहाँ का पैसा बाहर नहीं भेजा, वो भी मिथ है। तो आपसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लोग नहीं मानते ना मुगलों को। वो आ जाते हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल कंक्वेस्ट कर लेते, हमारी लाइफस्टाइल ले लेते, ना हमारा भाषा लिया, ना हमारे खान पान को लिया। क्योंकि यहाँ अब कहते हैं कि यहाँ का जरा खान पान देख लें, ये खान पान हमारे खान पान से बहुत अंतर है, कोई मेल मिलाप नहीं है दूर दूर तक। ये नॉर्मली मीट खाते हैं, हॉर्स का मीट खाते हैं, हॉर्स का मीट। आप नहीं खाएंगे। घोड़े का मीट, घोड़े का दूध पीते हैं भाई। मैं अभी गया था नवरोज में। अच्छा, अब एक आप ये भी बताएं कि ये पहले जो है, ये पहले यहाँ पे इंडियन लाइफस्टाइल ही फॉलो होती थी। इनका नवरोज यानी नया ईयर और हमारा नया ईयर एकदम एक ही डेट को पड़ता है, हिंदू नव वर्ष। और ये बताते भी हैं कि ये टेंगरी रिलीजन का फॉलो करते थे, सूर्य को पूजने वाले लोग थे। और यहाँ के जो लोग कन्वर्ट हो गए वो कहते हैं कि हमारी वही आइडेंटिटी है, तो हमें उनसे हमारी आइडेंटिटी को हम नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए कजाकिस्तान का आप अगर वो झंडा देखें तो उस पर उगते हुए सूर्य का वो है, और वही हमारा भी है। सूर्य जो हमारा भगवा रंग है, जो हिंदुओं की पहचान है, वो क्योंकि यहाँ पे अग्नि की पूजा हुई है, अग्नि से जो कलर निकलता है वो वही नारंगी कलर का होता है, इसलिए उसको वो अपना कलर मान लिया उन्होंने। ठीक है ना, इंसानों का ही है। तो ये भी एक समय हमारे ही यहाँ पे हमारी, और ये अभी भी यहाँ के कुछ लोग हैं जो इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक समय उनकी हिस्ट्री भी यही थी। तो यही रीजन है कि ये जो मुगलों का आपको पढ़ाना है पढ़ाइए, मगर ये बोलिए कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता थे, दैट इज नॉनसेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होता है कि किसी को गिरा करके, किसी एक की आइडेंटिटी को मिटा करके, मार काट के और नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फिर जो लड़ रहे थे वो कौन?
यानी कि जब मुगलों से लड़ाई लड़ी राजपूतानाओं ने और मुगलों से लड़ाई लड़ी ये हिंदवी साम्राज्य के लिए छत्रपति शिवाजी ने, तो उनमें से इसका मतलब है कि वो बाहरी हो गए, क्योंकि अगर मुगल इंडिया थे तो फिर ये शिवाजी महाराज और राजपूताना ये लोग बाहरी हो गए। ठीक है, वो लोग लड़े, उन्होंने कुछ लड़ाइयां जीती है, कुछ लड़ाइयां हमने भी जीती, पर अल्टीमेटली हमारी भूमि पे आज हम राज करते हैं। मुगल नहीं है, सारे के सारे मुगल यहाँ से गायब हो चुके हैं, कोई भी एक आपको कजाक और उज़्बेक और ये नहीं दिखता वहाँ। तो यहाँ पर हम रोकते हैं वीडियो को, और इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बात कही है कि अगर मान लो वो हमारे हीरो हैं, तो जो शिवाजी महाराज हैं ये कौन है जो हमारे लिए लड़ रहे थे और जो हमें मिटा रहे थे, जो हमारी संस्कृति को मिटा रहे थे, हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहे थे। हम उनको अपना हीरो मान लें, हम कहें कि जी इन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया है, तो ये तो मतलब दोगलापन होगा और बिल्कुल झूठ होगा, ठीक है ना। जो सच है वही बोला जाए। क्या था कि हमारे जब इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तो जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की विचारधारा बहुत अलग है, ठीक है। बीजेपी की अलग विचारधारा है, उनकी बहुत अलग विचारधारा थी। उसमें वामपंथियों का बहुत बड़ा रोल है। वामपंथियों ने क्या करा था, जो कम्युनिस्ट थे वो हिंदू कल्चर से बहुत नफरत करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि सारी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से लिखी, क्योंकि वहीं बैठे हुए थे, ठीक है। वो उनकी विचारधारा उनके अंदर थी, ठीक है। और जो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो खुद ही एक मुसलमान थे, तो जाहिर सी बात है भाई वो उन्हीं को ग्लोरीफाई करेंगे। जबकि भारत आज़ाद हुआ था, धर्म के नाम पे आज़ाद हुआ था, तो एक ब्राह्मण या फिर कोई वो बैठना चाहिए था जिससे कि वो उस कल्चर को समझ सके, उस मिट्टी से जुड़ सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब शुरू से ही एक षड्यंत्र बोल सकते हैं, इसे गेम बोल सकते हैं जैसे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर, ये आज़ाद नहीं हुआ था एक्चुअल में, ट्रांसफर ऑफ पावर। अंग्रेज जाते जाते अपने जो गुलाम थे, अपने जो एजेंट थे, उनको दे गए थे वो, ठीक है। जो उनके अंडर काम करते थे, जो उनका कहना मानते, उनको देके गए थे। एक्चुअल में इंडिया आज़ाद थोड़ी ना हुआ था। इंडिया आज़ाद तब माना जाता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस लड़ाई कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को तो बीच में ही इन्होंने गायब करवा दिया, ठीक है ना। वो उन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो जा चुके थे दुनिया से, वो छुप के रह रहे थे, ठीक है। बट इन्होंने एक पता नहीं क्या रीज़न था, जो भी था वो कभी लोगों के सामने नहीं आए, और इन्होंने इस चीज़ का फुल फ़ायदा उठाया। क्योंकि अंग्रेजों ने शर्त रखी थी, अगर सुभाष चंद्र बोस को आप जिंदा या मुर्दा हमारे साथ पास लेके आइए, हम आपको ये करते हैं। तो कहीं हो सकता है कि उन्होंने नहीं मारा हो, क्योंकि इससे देश में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, दंगे फसाद। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की बहुत इज्जत किया करते थे लोग, ठीक है। उनके लिए जान भी हाजिर रखते थे। उन्होंने बहुत काम किए हैं देश के लिए, आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारी जो बुक थी उसमें ना तो वेद हैं, ना उसमें गीता है, ना उसमें रामायण है। कोई छोटे मोटे वैसे दे रखे हों तो दे रखे होंगे, अदरवाइज़ नहीं। और उसमें अंधविश्वास की काफ़ी ऐसी चीज़ें भर रखी हैं जिससे कि हिंदू भी ये सोचेंगे कि यार ये क्या है, ठीक है ना। तो वो काफ़ी बड़े ही सहज तरीके से चीज़ों को ऐसे माइंड में विष घोल दिया गया जिससे कि हमें ही अपनी संस्कृति पर शर्म आने लगे, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे चीज़ें, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अब जैसे ये हैं, अब ये हैं, इनको काफ़ी नॉलेज है, एज्ड हैं, ठीक है। इसी तरीके के लोग अब आ रहे हैं इंटरनेट पे, वो बता रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनको अपने इतिहास के बारे में पता चल रहा है। और हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब पर बैठ के इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। क्योंकि इससे पहले तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, हम तो अंग्रेज़ों को ही सबसे बड़ा समझते थे। मैं अपनी बताती हूँ, अंग्रेज़ जो थे या इनको ही ग्लोरीफाई कर रखा था, ऐसा सोचते थे कि हम तो कुछ है ही नहीं। इस तरीके की एक मानसिकता सी बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जब अपने इतिहास के बारे में जाना, तब हमें पता चला कि एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को फिनिश करते हैं, और इसका पार्ट 2 भी मैं अभी बनाऊंगी। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।